नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ आज की शुरुआत। सबसे पहले बात अब तक मिले मरीजों की। छत्तीसगढ़ में आज 23 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज 23 नए कोरोना मरीज। बलौदाबाजार में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर में 4 और कोरबा में 3 नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं कांकेर और सूरजपुर में एक नया मरीज मिला है। रायपुर एम्स में भर्ती 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना पीड़ित 22 मरीज आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 923 कोरोना संक्रमित है और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 660 हो गई है और अब तक 259 मरीज पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। बलौदाबाजार में 14 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वही छत्तीसगढ़ में 23 नए मरीज आज मिले हैं। रायपुर में 4 और कोरबा में 3 नए मरीजों की पहचान हुई है। कांकेर और सूरजपुर की बात की जाए तो एक नया मरीज आज वहां मिला है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? कितने मरीज हैं और क्या आज कोई कैजुअलिटी हुई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर का आज जो दिन है उसे राहत भरा कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से जो औसत है वो 75, 90, 100, 150 के करीब में जा रहा था। आज महज शाम 6 बजे तक जो घोषणा हुई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसमें महज 23 मरीज ही मिले हैं। सबसे ज़्यादा बलौदाबाजार के हैं। तो जो रायपुर में 4 मरीज मिले हैं, इसी के साथ साथ रायपुर में 4 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अगर पूरे ओवरऑल स्वस्थ मरीजों की बात करें तो 22 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसका मतलब है 23 मरीज ही, केवल 1 मरीज ही अंतर आ रहा है। 23 मरीज मिले हैं नए मरीज और 22 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 660 नए अब एक्टिव केसों की संख्या है। अभी आंकड़ा और भी आ सकता है। जो रायपुर में जो मिले हैं वो उनकी अगर बात करें तो छात्र है, कोई 5 साल का बच्चा है, तो एक 25 साल का, एक 21 साल का और एक 35 साल का। इनकी बाहर की हिस्ट्री बताई जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग इन सभी को क्वारंटाइन करके इलाज करने की तैयारी कर रहा है। एक लेकिन बुरी खबर ये है कि जिस तरह से पिछले 70 दिनों में केवल 2 ही लोग मरे थे, आज 2 और मौतें हुई हैं और एम्स प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है। एक जो मौत है वो जगदलपुर का है और जो महिला लड़की थी 19 साल की, और एक जो है वो बिलासपुर का युवक है जिसकी मौत हुई है कोरोना से। इन सभी की जो पुष्टि एम्स और स्वास्थ्य विभाग ने कर दी है। जी ठीक, शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है छत्तीसगढ़ में और रायपुर में आज राजधानी में 4 नए मरीज भी मिले हैं। इधर लॉकडाउन में 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक पार्कों, शहर के बाहर क्लब, धार्मिक और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति जारी की गई है। इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के साथ अनुमति दे दी गई है। सामान्य प्रशासन से जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। इसके साथ ही सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स, माफ कीजिएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां यहां जारी रह सकेंगी। क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी और इसी प्रकार भारत सरकार की ओर से जारी SOP के अनुसार भी धार्मिक और पूजा स्थल जो है वो संचालित करने की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल खोलने और उसके संचालन की अनुमति नहीं जारी हुई है और जारी आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट के लिए केवल घर ले जाने की अनुमति ही पहले की तरह रहेगी। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए और गाइडलाइन को पूरे विस्तार से समझने के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह भरिया हमारे साथ हैं। सौरभ, एक गाइडलाइन आई है, क्या लग रहा है आपको? थोड़ी राहत भरी है क्योंकि जो व्यापारी हैं वो इंतज़ार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एक ये मसला भी है कि कोरोना पॉजिटिव संख्या भी बढ़ती जा रही है। दोनों ही जगह बहुत ध्यान रखकर चलना है। बिल्कुल, देखिए विजय, आपने सही कहा कि दरअसल अभी अनलॉक 1 जो है
वो शुरुआत की गई है। और इस अनलॉक 1 में जो है 3 फेज रखे गए हैं। पहला फेज जो है 8 जून को है और इसमें जो है होटल है, रेस्टोरेंट है और जो धार्मिक स्थल है वो खोले जा रहे हैं। तो इनसे संबंधित जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। उसी तरीके से 1 जुलाई को जो है सेकेंड फेज आएगा और उस सेकेंड फेज में जो है शैक्षणिक संस्थानों को लेकर जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा फेज है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्विमिंग है, जिम है, वो होंगे। लेकिन अभी हम पहले चरण की बात कर ले तो पहले चरण में अभी स्पष्ट रूप से केंद्र ने ये गाइडलाइन दे दिया है कि होटल है, धार्मिक स्थल है, ये जगह खोल दिए जाने चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना जो है काफी बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन जो है ये देखा जा रहा है कि 100 से ज्यादा कई दिन जो है आंकड़ा पहुंच जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिए काफी जो है गंभीर स्थिति है। लेकिन शासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए उसके तहत यही है कि जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, जैसे अगर आप होटल में जो है होटल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो वहां पर जो है महत्वपूर्ण ये है कि आप जो है उसको पार्सल करा सकते हैं। उसके अलावा अगर बैठना है तो 50% लोग ही बैठ पाएंगे, अर्थात सीटिंग व्यवस्था वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर बनना है कि 50 लोगों की सीटिंग व्यवस्था है तो केवल 25 लोग ही बैठ सकते हैं। इसी तरीके से जो धार्मिक स्थल पर अगर लोग पहुंच रहे हैं तो उनको जो है प्रसाद का वितरण वाकई सौरभ एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन के अनुसार भी लोगों को चलना जरूरी होगा, क्योंकि ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, ऐसे में इस गाइडलाइन का पालन वाकई नियमों के अनुसार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत। जशपुर के नगर पंचायत बगीचा की कॉलोनी में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घूमने से लोगों में दहशत है यहाँ, क्योंकि ये चारों मरीज डायल 100 एम्बुलेंस में सवार होकर आए थे। इस एम्बुलेंस के एक कर्मचारी का घर वार्ड नंबर 12 में है। वो किसी काम के सिलसिले में अपने घर आया हुआ था। इस दौरान एम्बुलेंस तकरीबन आधे घंटे तक मोहल्ले में ही खड़ी रही। वहीं एम्बुलेंस में सवार 4 कोरोना मरीज गर्मी लगने के कारण एम्बुलेंस से बाहर निकलकर घूमने लगे। जैसे ही लोगों को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। तब जाकर एम्बुलेंस का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर वहां से रवाना हुआ। नगर पंचायत की सीएमओ जब कॉलोनी पहुंचे तो लोगों ने वार्ड को सैनिटाइज करने की मांग की, जिसके बाद संक्रमण के मद्देनजर पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया। हमारे कॉलोनी में, कर्मचारी कॉलोनी में 108 संजीवनी एक्सप्रेस वाले लोग 4 केस थे कल बचाव के, उनको लाके आधे घंटे तक रखा गया था और बाथरूम भी किए हैं। मोहल्ले में सिर्फ चेक करके बैक करने गए थे सर, गलती तो हो गई सर। उसके लिए सूचना प्राप्त हुई थी कि कोरोना पॉजिटिव को लेके कोई 108 आई थी, लेकिन मैं मौका में आया तो मेरे को वाहन तो नहीं दिखा, लेकिन मोहल्ले वाले के माध्यम से मैं पूरा सैनिटाइज का काम करवा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ बीजेपी को नए अध्यक्ष तो मिल गए हैं। 2 बार पहले भी पार्टी की कमान संभाल चुके हैं और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। विष्णुदेव साय, जी हां, यही वो नाम है जिसे कमान सौंपी गई है। सौम्य स्वभाव और मिलनसार छवि वाले साय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। साय के ताजपोशी के कई राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ओबीसी वर्ग से हैं, लिहाजा आदिवासी वोटरों को साधने के लिए पार्टी ने विष्णुदेव साय पर अब दांव खेला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए बॉस साय, चेहरा बदला, बदलेगी तस्वीर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का आशीर्वाद लेते ये हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। साय की यही सौम्य स्वभाव वाली छवि उनको तीसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंपे जाने की सबसे बड़ी वजह बनी। आदिवासी चेहरा और विवादों से दूर रहने वाले विष्णुदेव साय रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। वहीं संगठन और आरएसएस के लोगों में भी उनकी अच्छी पैठ है। विष्णुदेव साय को पार्टी का नेतृत्व सौंपे जाने के पीछे एक समीकरण यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ओबीसी वर्ग को दी गई है। एकात्म परिसर में सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने पदभार ग्रहण करते ही कांग्रेस को चुनौती देने में देर नहीं की। हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से और एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से आने वाले 2023 का विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करेंगे और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज चुनाव हो जाए यहाँ पर
विधानसभा की तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी के नए अध्यक्ष भले ही कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनके खुद के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कई धड़ों में बिखरी पार्टी को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। पिछले 20 साल में सबसे बुरे दौर से गुजर रही बीजेपी में दोबारा जान फूंकना, पार्टी के बड़े नेताओं के बीच आपसी मतभेद को दूर करना और उनसे काम लेना एक चैलेंज होगा। नए सिरे से संगठन की टीम बनाना भी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन राहत की बात यह है कि अगले विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है और जमीन तैयार करने के लिए उनके पास पर्याप्त मौका है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का कोई भी नेता उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी अंतरकला गुटों में बटी है। आज कोई भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय सरोज पांडे जी को कैसे मनाएंगे? आज उनके बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और आज विष्णुदेव साय जी आज कांग्रेस सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जिस तरह काम कर रही है, उससे भिड़ने के लिए बीजेपी को और मुखर होने की जरूरत है। लेकिन 15 साल तक सत्ता देख चुकी भारतीय जनता पार्टी 1.5 सालों में किसी जन मुद्दे पर सड़क पर उतरकर संघर्ष करती नजर नहीं आई। जाहिर है, तीसरी बार पार्टी की पगड़ी पहने विष्णुदेव साय के लिए संघर्ष और चुनौतियां कम नहीं होंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, नए अध्यक्ष की ताजपोशी के मायने क्या हैं और कैसे वो पार्टी को विनिंग पोजीशन पर लाएंगे। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महासमुंद बीजेपी जिला अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी और बीजेपी के 3 पूर्व विधायकों समेत 12 बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज हो गया है। ये सभी बीजेपी नेता क्वारंटाइन सेंटर की जांच करने पहुंचे थे। क्वारंटाइन सेंटर से लौटने के बाद नेताओं ने वहां पर मजदूरों के लिए बदतर व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला किया था। बात मीडिया में आई तो प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर में अवैध प्रवेश के मामले में सभी बीजेपी नेताओं पर FIR दर्ज कर ली है। साथ ही सभी नेताओं को होम क्वारंटाइन का आदेश सुना दिया गया है। अब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार सियासी बदले की कार्रवाई कर रही है। इस मामले में 12 बीजेपी नेताओं पर धारा 188, 34 के तहत FIR दर्ज की गई है। वो जितना भी दबाव डाले, हमारे ऊपर प्रेशर डाले, हमें भारतीय जनता पार्टी इससे कभी डरने वाली नहीं है, हताश होने वाली नहीं है और लगातार सरकार की जो नाकामयाबी है, उसकी जो असफलता है, उसको हमेशा उजागर करती रहेगी। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में गए हैं और बदलापुर की राजनीति नहीं है, शासन प्रशासन की कार्रवाई है। बाहर से जितने लोग भी आए हैं उनके लिए सख्त नियम बनाया गया है। कोरोना महामारी छोटी मोटी बीमारी नहीं है, आज पूरा विश्व चपेट में है इसमें। क्योंकि प्रतिबंधित होता है क्वारंटाइन सेंटर में जाना, तो इनका तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, रैपिड टेस्ट कराया गया और परीक्षण के बाद इनको होम क्वारंटाइन किया गया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें धारा 188, 34 के तहत सभी 12 लोगों पर FIR की गई है। बिलासपुर में बेजा कब्जा हटाने गए निगम के अतिक्रमण दस्ते और पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने इस दौरान पुलिस पर पथराव करने के साथ ही निगम के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट भी की। पुलिस ने इस मामले में 2 दर्जन लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय संपत्ति को नुकसान, मारपीट और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को कब्जाधारियों से कब्जा खाली करवाने के लिए निगम का अमला वहां पहुंचा और पुलिस की टीम सरगंडा थाना क्षेत्र के अटल आवास की वहां टीम पहुंची थी। यहां करीब 200 परिवार अटल आवास में कब्जा करके रह रहे थे। निगम की टीम ने जैसे ही बेदखली की कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई। पहले तो निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ वहां रह रहे रहवासियों से विवाद हुआ। उन्होंने कोरोना संकट के बीच बिना कोई पूर्व व्यवस्था के बेदखली का विरोध किया। इसी दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई और विरोध ने उग्र रूप ले लिया। प्रशासन और पुलिस वालों पे पथराव किया है, जिसमें लगभग 25-30 लोगों थे। सर अभी तत्कालिक पहचान पे 10-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य की पहचान होने के बाद आगे बचे हुए लोगों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। नक्सली संगठन में प्रमोशन नहीं मिलने पर 5 लाख के इनामी नक्सली गोपी और 2 लाख के इनामी भारती ने नक्सलियों से और इस काम से तौबा करके आज बीजापुर पुलिस का हाथ थाम लिया है। आज DIG CRPF कोमल सिंह और पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप के समक्ष समर्पण करके उन्होंने नक्सली गतिविधियों का खुलासा किया।
आपको बता दें कि साल 2002 में गोपी गणेश उइके के साथ नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। 2014 से एसीएस के साथ गंगालूर एरिया जनताना सरकार के अध्यक्ष का पद संभाला हुआ था और इस दौरान उसे सुकमा की कट्टम भारती से प्रेम हो गया। बाद में उन्होंने शादी कर ली और इस दौरान वे कई नक्सली घटनाओं में शामिल भी हुए, लेकिन संगठन में अपने गिरते ओहदे से परेशान होकर उसने पुलिस का दामन थामा और आज समर्पण कर दिया। तत्काल जो उनको जो है 10,000 रुपये के लिए सहायता राशि दी गई है और उसके बाद जो सरकार की जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति में जो है जो सुविधाएं उनको है तमाम सुविधाएं दी जाएगी। जो नक्सलियों की झूठी विचारधारा है उसको छोड़कर जो सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम, विकास की मुहिम, सबका साथ सबका विकास, उसकी मुहिम के साथ ये अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। जो सरकार की अच्छी नीति है, अपने परिवार के साथ रहेंगे और सरकार के साथ सहयोग करेंगे। सुकमा पुलिस को नक्सलियों को कारतूसों की सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। एसपी शलभ सिन्हा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर धमतरी और गुंडरदेही के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कांकेर में सक्रिय नक्सलियों को कारतूसों की सप्लाई करते थे। गिरफ्तार सप्लाइयों की निशानदेही पर कांकेर जिले के दुर्कोंदल से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले में पुलिस ने इंडियन गैस एजेंसी के संचालक के यहां छापेमार कार्रवाई करके उज्ज्वला योजना की 1534 सिलेंडर को जब्त किया है, जिसके जिले के बंसुला डी गांव में इंडियन गैस एजेंसी के संचालक योगेश पटेल के 4 ठिकानों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने 3 वाहनों और 63 लाख के सामान के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैस की कालाबाजारी के इस मामले में एजेंसी के संचालक के यहां से उज्ज्वला योजना के 2255 हितग्राहियों का कार्ड बोरे में भरा हुआ मिला। ये सभी कार्ड 200 गांव के हितग्राहियों के हैं। बंसुली डी गांव के जो गैस एजेंसी है जो कि योगेश पटेल का है, इंडियन का गैस एजेंसी है, वहाँ पे एक फर्जीवाड़ा के बारे में पता चला कि जो शासन द्वारा जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो स्कीम चल रही है 1534 नग गैस सिलेंडर मिला है। फिलहाल इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली युवती ने शिनाख्त परेड से इनकार कर दिया है। युवती और उसके परिजनों ने लगातार समझाने के बावजूद शिनाख्त परेड में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पीड़ित की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। युवती नर्सिंग की छात्रा को 18 मई को जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवती के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी कि युवती के साथ 21 मई को आईसीयू में गैंगरेप हुआ। युवती ने यह जानकारी लिखकर और इशारों में दी। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री और विधायक के निर्देश पर युवती को अपोलो शिफ्ट किया गया। शुक्रवार को युवती ने मजिस्ट्रियल बयान में आरोप को लेकर अपनी बात दोहराई, जिसके बाद आज संदेहियों की पहचान परेड कराई गई, लेकिन पीड़िता ने आज शिनाख्त से इनकार कर दिया। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनका बयान लिया गया है। बयान के बाद आज शिनाख्ती कार्रवाई पीड़िता का होना है। उसके लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो शिनाख्ती के लिए जो संदेही हैं उनको लाया गया है और जैसा भी निर्देश होगा वैसा फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन पुलिस इस प्रकरण को पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है। अंबिकापुर में कोतवाली थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि थाने का एक नामजद आरोपी थाने में आकर एक आरक्षक के जन्मदिन का केक काटता है और बिना किसी हिचक के थाने से लौट जाता है। आपको बता दें कि इस वीडियो को खुद आरोपी ने ही वायरल किया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जमीन धोखाधड़ी का एक आरोपी सिद्धार्थ मिश्रा एक आरक्षक के जन्मदिन पर थाने में आकर केक काटता है और धड़ल्ले से थाने से तो वो वहां थाने से बाहर भी चला जाता है। तस्वीरें आप देखिए, उसके खिलाफ बाकायदा कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।